अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद एंड गुड मॉर्निंग। वेकअप पाकिस्तान में आपको खुश आमदेद कहूँगा। मेरा नाम यासिर हुसैन है और इस प्रोग्राम वेकअप पाकिस्तान में मेरे साथ यहाँ पर होती हैं अमारा नदीम, जो कि तबीयत नासाज होने की वजह से इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे साथ यहाँ पर इस प्रोग्राम में आप उनको देख सकेंगे। जनाब, वेकअप पाकिस्तान में बहुत सारे मामलात और मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि सुबह के वक्त दिन के आगाज़ में आपको ख़बरें आपके साथ शेयर की जाएँ। और ये इसलिए ज़रूरी है कि ख़बरों से बाखबर रहना इस वक्त की एक अहम ज़रूरत बन चुका है। बहुत सारी ख़बरें और पैगामात आपके हम तक पहुँचते हैं, पैगामात भी, ख़बरें भी हम तक पहुँचाई जाती हैं, मामलात की निशानदेही भी की जाती है। और इसमें बड़ी जो अच्छी बात है, जो बड़ी खुशाइन बात है, वो ये कि देखने वाले भी भरपूर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं उन तमाम लोगों को बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ जो प्रोग्राम ना सिर्फ देखते हैं बल्कि अपनी कीमती राय से भी हमें आगाह करते हैं। और पिछले दिनों बहुत सारे ऐसे मामलात और वाक़यात हुए जिसके ऊपर देखने वालों ने निशानदेही की। ख़ास तौर पे जो चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस हैं जिसमें बड़ी तेज़ी से इजाफ़ा होता चला जा रहा है, उसके हवाले से लोगों ने बहुत सारे ऐसे मामलात की निशानदेही की है, मुआशरे की उन मसाइल की जिसके ऊपर वाक़तन बात करने की ज़रूरत है। तो कोशिश ये की जाएगी इंशाल्लाह आगे चलकर इन मामलात पर गुफ्तगू की जाए और इसके साथ साथ जो दीगर मामलात हैं उसके ऊपर भी बात की जाए। साथ ही मईशत के हवाले से बहुत सारे पैगामात मौसूल होते हैं, लोग जानना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में क्या हो रहा है, और सबका जो कंसर्न है वो ये है कि जो महंगाई का सिलसिला है इसको कैसे कम किया जाए। तो कोशिश करते हैं कि मौशी मामलात के हवाले से भी प्रोग्राम में गुफ्तगू करें। ख़बरों के सिलसिले का बाकायदा आगाज़ करेंगे और बहुत सारी ख़बरें आज भी हैं, फ़र्दन आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आज का दिन बहुत अहम है, 13 जुलाई और 1931 ये कश्मीर की तारीख़ का एक फ़ैसला कुन दिन था। और तारीख़ से जो समझते हैं या तारीख़ का जो मुताला करते हैं उनको पता है कि जो कश्मीर की कॉज़ है इसका सिलसिला आज के दिन ही शुरू हुआ। और हुआ ये कि कश्मीर में डोगरा राज के ख़िलाफ़ जो एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ तो एक बड़ा ही अंधोनाक वाक़या पेश आया जिसके अंदर 22 कश्मीरी नौजवानों को या कश्मीर के जो लोग थे वहाँ पे उनको बेदर्दी से शहीद किया गया। बड़ा तारीख़ी वाक़या ये है। और ये आज का दिन जो था यानी कि 13 जुलाई 1931 का, यहाँ से ये कश्मीर की जो मूवमेंट है जो ताहाल जारी है आज के रोज़ तक, ये उसका नुक्ता आगाज़ साबित हुआ। इसी हवाले से जनाब हमारे पास रिपोर्ट भी है, वो भी आपको दिखाते हैं और उसके बाद फिर दीगर खबरें भी आपके साथ शेयर करेंगे। दिखाएं जनाब, ये रिपोर्ट आपने देखी आज के दिन के हवाले से 13 जुलाई 1931 का ये अंधोनाक वाक़या, जिसके अंदर अभी ये बताया जा रहा था, जैसे मैंने कुछ देर पहले इसका तज़किरा किया, कि बहुत ही अंधोनाक वाक़या था जिसमें अज़ान का सिलसिला शुरू हुआ और जब एक शख्स ने अज़ान देने की कोशिश की तो उसको शहीद कर दिया गया और उसके बाद पैदर पे इस तरह 22 लोगों को जो है वो शहीद किया गया। तो ये नुक्ता आगाज़ जो है कश्मीर की जद्दोजहद का इस साबित हुआ और आज ही के दिन से फिर इसका आगाज़ हुआ और ताहाल ये सिलसिला जारी है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, ख़बरों के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाऊँगा। और जनाब एक और बड़ी अहम खबर है और बड़ी अफसोसनाक खबर है। अमीर क़तर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी की नमाज़ जनाजा दोहा में अदा कर दी गई है। और क़तरी मीडिया के मुताबिक नमाज जनाजा में मरहूम के बेटे क़तर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी भी मौजूद थे। क़तर के वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान समेत दीगर हुकाम ने भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। क़तर के ये रूलर थे और एक ऐसे रूलर थे जो आज मॉडर्न क़तर आप देख रहे हैं, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन में आपका सबसे बड़ा हाथ था। यानी कि अमीर क़तर जो थे शेख हमद बिन खलीफा अल सानी, जिन्होंने इस मॉडर्न क़तर की जो है वो बुनियाद रखी और उसके बाद जो कुछ देखा दुनिया ने, ख़ास तौर पे ये जो LNG जो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होना शुरू हुई, इसके सिलसिले का आगाज़ हुआ और उसके बाद फिर आप जो बड़ी ज़बरदस्त एक तरक्की होती चली गई और क़तर फिर उन ममालिक में शामिल हुआ जो मशरिक़ वस्ता में इकानमी के हवाले से सर फहरिस्त जो है वो बन गया। और फिर क़तर की जो एयरलाइन थी उसको उन्होंने इस्टेब्लिश किया और फिर होते होते इस पूरे रीजन की सबसे बड़ी एयरलाइन भी उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया। और इसके अलावा बहुत सारी आपकी जो है वो कामयाबियाँ हैं। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट हो या किसी भी हवाले से बात हो, दुनिया में सबसे बड़ा नाम जो है वो क़तर का जो है वो हमेशा रहा है। और इसका सेहरा जो है वो अमीर शेख जो है वो हमद बिन खलीफा अल सानी के सर जाता है। उनके साहिबजादे इस वक्त वहाँ के जो है वो रूलर हैं और वो भी अपने फादर की लेगेसी को उसी तरह कंटिन्यू कर रहे हैं। पाकिस्तान से वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर ख़ारजा व नायब वज़ीर आज़म जनाब इसहाक़ डार ने साबिक़ अमीर क़तर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी की रहलत पर कहा है कि मरहूम अमीर ने क़तर की खुशहाली में तारीख़ी किरदार जो है वो अदा किया है और रहलत पर दिली रंज हुआ है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद के नाम
تعزیتی پیغام میں قطر کی حکومت اور عوام کے ساتھ سابق امیر کی رحلت پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ جناب یہ سلسلہ جو ہے وہ تعزیت کا جاری ہے اور پوری دنیا سے جو ہے وہ پیغامات موصول ہو رہے ہیں۔ پاکستان سے بڑے قریبی مراسم تھے، ہمیشہ سے رہے ہیں ان کے، اور اس وقت بھی جو موجودہ رولر ہیں ان کے ساتھ بھی پاکستان کے جو ہے بڑے دیرینہ مراسم ہیں۔ جناب اس کے بعد بات ہوگی تھوڑی سی فٹ بال ورلڈ کپ کے حوالے سے، اور گزشتہ روز جو ہے وہ کوارٹر فائنلز کا سلسلہ جو مکمل ہوا اور دفاعی چیمپئن ارجنٹینا جو ہے وہ سیمی فائنل کے اندر جو ہے وہ اب پہنچ چکی ہے، اور ان کا جو مقابلہ سوئٹزرلینڈ کے ساتھ ہوا وہ یک طرفہ ثابت ہوا اور دو کے بڑا انٹرسٹنگ میچ تھا۔ ایک دفعہ پھر ارجنٹائن کی جو ٹیم ہے وہ لائم لائٹ میں رہی ہے اور انہوں نے بڑی زبردست پرفارمنس جو ہے وہ دی۔ اور جناب یہ جو دوسرا میچ کھیلا گیا وہ انگلینڈ کا تھا، اور انگلینڈ کا جو مقابلہ تھا وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ رہا ہے۔ بیلنگم نے جو ہے وہ انگلینڈ کی جانب سے جو گول سکور کیے، اور ناروے جو کہ سیکنڈ بیسٹ سمجھی جا رہی تھی ہالینڈ کی وجہ سے، جیسے اس کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ ان کی پرفارمنس جو ہے وہ بڑی زبردست رہی ہے، کہیں پہ ٹیم کے اندر تھوڑی سی ویکنیسز جو ہیں وہ نظر آئیں اوور آل، بٹ یہ کہ ان ایک انڈیویجول کی پرفارمنس بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ اس ورلڈ کپ میں رہی، اور لگ یہ رہا تھا کہ ایک موقع پر کہ وہ شاید انگلینڈ کو جو ہے وہ آسانی سے ہرا دیں گے، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ تو انگلینڈ جو ہے وہ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر گیا ہے، اور اب اس کا مقابلہ جو ہے وہ دفاعی چیمپئن ارجنٹینا سے ہوگا۔ دوسری طرف جو ہے فرانس کا مقابلہ اسپین کے ساتھ جو ہے وہ ہوگا، اور دیکھنا یہ کہ کون سی دو ٹیمیں ہیں جو فائنل کے لیے کوالیفائی کرتی ہیں۔ تو جناب یہ جو کلائمیکس ہے اس کا بڑا قریب ہے، اور بہت جلد جو ہے اس کا کلائمیکس ہونے والا ہے، امید یہی ہے۔ اور بہت سارے لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پچھلے جو ورلڈ کپ کا جو فائنل ہے ہو سکتا ہے اس کا ہی اگلا ایپیسوڈ جو ہے وہ دوبارہ دیکھنے کو مل جائے، مگر انگلینڈ کی ٹیم نے جس طرح کی پرفارمنس دی ہے تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ فیورٹس کے اندر آ چکے ہیں، اور ٹاپ 2 کے اندر اب ان کو شامل کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف اسپین کی ٹیم کی کوئی خاطر خواہ پرفارمنس نہیں ہے، چند ایک میچز کے اندر تو اچھی پرفارمنس نظر آئی ہے، لیکن اوور آل پرفارمنس کو ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ وہ فرانس کو جو ہے وہ ہرا سکتے ہیں۔ تو امید یہی کی جا رہی ہے کہ انگلینڈ اور فرانس جو ہے وہ آمنے سامنے ہوں، مگر یہ کہ ارجنٹینا دفاعی چیمپئن ہے تو وہ بھی فائنل کے لیے جو ہے وہ فیورٹ ہی سمجھے جائیں گے۔ جناب اس کے علاوہ ایک اور بڑی عام خبر ہے جو آپ کو دکھانا چاہیں گے۔ پاکستان کے حوالے سے ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں کہ جو وسائل ہیں اس سے مالا مال ہے پاکستان، اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے، مگر یہ وسائل آخر استعمال کہاں ہو رہے ہیں، یہ بڑا دلچسپ ایک سوال ہے۔ یہاں پہ جو بنیادی سہولتیں ہیں ان کا آج بھی ہمیں فقدان نظر آ رہا ہے، بجلی ہے، گیس ہے، پانی ہے، تمام ہی کی قلت نظر آتی ہے۔ یہ تو پورے ملک کی بات ہو رہی ہے، بالخصوص شہر کراچی میں تو سڑکیں بھی موجود نہیں ہیں، چلنے کے لیے فٹ پاتھ موجود نہیں ہیں، اور ایسی ساری صورتحال کے اندر ایک بڑی دلچسپ رپورٹ ہم نے آپ کے لیے مرتب کی ہے، وہ ذرا اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں، ذرا دیکھیے۔ یار میں سوچ رہا ہوں پاکستان واپس آ جاؤں۔ یار پاکستان آ جا، تیری بہت یاد آتی ہے، اپنا ملک اپنا ہی ہوتا ہے۔ اچھا چھوڑو پاکستان آنے والی بات کرتے ہیں، نہیں یار وہ میں نے غلطی سے بول دیا تھا۔ اللہ حافظ۔ میرا خیال ہے حقیقت کی اس سے اچھی عکاسی نہیں ہو سکتی۔ جو کچھ آپ نے ابھی دیکھا ہے یہ آپ سب سوچنے پہ مجبور ہوں گے، میں خود سوچنے پہ مجبور ہوں کہ واقعتاً صورتحال تو ایسی ہی ہے جس کا بھی تذکرہ ہو رہا تھا، اور اب پتہ نہیں اس کے اوپر ہنسنا چاہیے، رونا چاہیے، اس کے اوپر کیا کہنا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا، مگر یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ یہ صورتحال ہے جس کا شب و روز ہمیں اور آپ کو سامنا ہے۔ تمام یوٹیلیٹیز کے بل جمع ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی سہولت جو ہے وہ میسر نہیں ہے۔ بجلی کے بل بھی جمع ہو رہے ہیں، گیس کے بل بھی جمع ہو رہے ہیں، مگر اس کے باوجود لوگوں کو نہ بجلی دستیاب ہے نہ گیس دستیاب ہے، اور صورتحال آپ کے سامنے بالکل یہی اس وقت صورتحال ہے۔ بہرحال جی سلسلہ جاری رکھتے ہیں، اور بھی کچھ معاملات ہیں جس کے اوپر گفتگو کرنی ہے۔ ایک اور بڑا افسوسناک واقعہ کچھ عرصے قبل پیش آیا شہر کراچی کے اندر تعمیرات کے حوالے سے۔ جب ہم بات کرتے ہیں نسلہ ٹاور، آپ کو یاد ہوگا ایک عمارت یہاں پہ رہائشی عمارت تھی مین شارع فیصل کے اوپر، شہر کراچی کے اندر رہنے والے بخوبی اس جگہ سے واقف ہیں اور اس واقعے سے بھی واقف ہیں، اور پھر ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے اس کو جو ہے وہ مسمار کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا میرے خیال میں وہ بھی سب کے ذہنوں میں آج یقیناً محفوظ ہوگا۔ وہ جو لوگ بے گھر ہوئے وہ آج کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، کسی نے خبر لینے کی کوشش نہیں کی، مگر یہ کہ عدالت نے اپنا ہی فیصلہ اس کو غلط ثابت کر دیا، اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جناب فیصلہ تو غلط ثابت ہو گیا، یقیناً پہلے بھی اس بارے میں کہا جا رہا تھا، مگر یہ کہ جو اس میں سینکڑوں کی تعداد میں خاندان رہائش پذیر تھے، آج وہ کس حال میں
یہ کوई जानने की कोशिश नहीं करेगा, ना ही उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के हवाले से कोई फ़ैसला सामने आया है। तो ना जाने इस फ़ैसले के क्या नताइज निकलेंगे, मगर सवाल यही है कि इस तरह के फ़ैसले माजी में भी होते रहे और देर तक उसके जो नुकसानात सामने आते रहे, उसके नकाइस की वजह से मामलात में ख़राबी होती चली गई, लेकिन उसके लिए आज भी कोई जवाबदेह नहीं है। बड़ी बदकिस्मती हमारे मुल्क में ये है कि हमें आज़ादी जो इजहार राय है इसके ऊपर हमेशा हम बात करते हैं, हमेशा से कतबन रही है और रहेगी। इन मामलात के ऊपर उस वक्त भी जो लोग बात करने की कोशिश कर रहे थे उनको पाबंद सलासिल किया गया और ये बड़ी मजबूरी थी उस वक्त, क्योंकि ये अदालती फ़ैसला था, इस हवाले से ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता था। मगर ये कि आज अदालत ने ही अपने फ़ैसले को, वो जो फ़ैसला सादिर फरमाया गया था एक शख्सियत की जानिब से, उसको गलत साबित कर दिया। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह के और बहुत सारे मामलात हैं, मुकदमात हैं जो ज़ेर इल्तिवा हैं, जो अदालतों के अंदर इस वक्त मौजूद हैं, उसके ऊपर इसी किस्म के फ़ैसले आते हैं और किस किस्म का इंसाफ हुआ है। और ये दुहाई उस वक्त दी जा रही थी, ये फरमाया ये जा रहा था कि जनाब इंसाफ होता है तो नज़र आता है और न जाने किस किस किस्म की बातें होती रहें। और फिर उसके बाद और भी दीगर हज़रात आते चले गए और उनकी भी फिर व्हाट्सएप कॉल्स जो सामने आई हैं, जो तमाशा यहाँ पर लगा हुआ था वो भी दुनिया ने देखा। तो बहरहाल अब ज़ाहिर है कि कुछ नहीं किया जा सकता और कोई भी इस पोजीशन में नहीं है। हुकूमतें तो पहले ही डिलीवर करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी हैं। सारे मामले के बाद उन्होंने क्या करना है और क्या ही इससे फ़ायदा होगा, ये एक बड़ा अहम सवाल है। अभी कुछ देर पहले जैसे आपने खाका देखा, इसमें बैरून मुल्क मुकीम एक शख्स जो है वो ये बात कर रहा है वापस वतन आने की। इसी तरह इस वाक़े के बाद हुआ ये कि जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी थे, जब वो यहाँ पे सरमायाकारी करने का सोचते थे तो ये फ़ैसला उनकी राह में सबसे बड़ी रुकावट रहा है। ताहाल आज भी ये रुकावट रहा है, रहेगा और आने वाले वक्तों में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि यहाँ महज एक कलम की जुम्बिश से जो है वो फ़ैसला सादिर फरमा दिया जाता है, नतीजा ये निकलता है कि लोगों को बेघर कर दिया जाता है। और ये कोई अपनी नौयत का कोई पहला और अनोखा वाक़या नहीं है। इस तरह के लातादाद मुकदमात जो हैं वो अदालतों के अंदर आपको ज़ेर इल्तिवा नज़र आएंगे।